आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रीतम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस से उतरते ही सबसे पहले मैंने अपनी निगाहें हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8:45 का। बस से उतरने वाला मैं अकेला नहीं था, बल्कि इक्का दुक्का और लोग भी थे जो शायद इसी गांव के थे। मगर मैं पहली बार इस जगह पर अपने ऑफिस के काम से आया था, तो मुझे इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था। दरअसल इस गांव में मेरा काम मात्र 2 दिनों का था, तो बॉस ने मेरे रहने का इंतजाम इस गांव के ही एक डाक बंगले में कर रखा था। आज से पहले मैं कई डाक बंगले में रह चुका हूँ, मगर इस बार मेरे साथ कुछ ऐसा होगा इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। खैर, बॉस ने फ़ोन पर बताया था कि बस से उतरने के बाद किसी भी रिक्शा वाले को डाक बंगला जाना है बोलने से ही वो तुम्हें डाक बंगला पहुंचा देगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पास ही में एक रिक्शा वाले से कहा, भैया डाक बंगला चलोगे? जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, हाँ चलूँगा, मगर 10 रुपया भाड़ा लगेगा। जिस पर अच्छा ठीक है बोलकर मैं उसकी रिक्शा में बैठ गया और रिक्शा वाले ने भी पैडल मारना शुरू कर दिया। काफ़ी अजीब सा गांव था, चारों तरफ घने जंगल, बीच में बना ये गांव मानो सारे जंगलों को पहरा देने के लिए बनाया गया हो। अब मुझे रिक्शा में बैठे करीब 15 मिनट हो गए थे, जिस पर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, और कितना दूर है डाक बंगला? इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, बस अब और थोड़ा ही दूर है साहब। रिक्शा वाला काफ़ी अच्छा आदमी था, भाड़ा भी उसने काफ़ी कम लिया था। अगर यहीं शहर होता तो इतना जाने के लिए कोई भी रिक्शा वाला 30 रुपए से कम नहीं लेता। खैर, और 5 मिनट चलने के बाद रिक्शा एक बड़े से लकड़ी के दरवाजे के बाहर रुकी और साथ ही उस रिक्शा वाले ने कहा, लीजिए साहब, आ गया आपका डाक बंगला। मैं भी रिक्शा से नीचे उतरा और अपनी जेब से 20 रुपए का एक नोट निकालकर उस रिक्शा वाले को दे दिया और कहा, ये लो 20 रुपये रखो, 10 रुपये अभी के, और कल सुबह 10 बजे आ जाना, मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है। मेरे इतना बोलते ही वो रिक्शा वाला अच्छा ठीक है बोलकर चला गया और मैं भी डाक बंगले के बड़े से लकड़ी के दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। अभी मैंने डाक बंगले के अंदर पैर रखा ही था कि तभी अचानक ही कहीं से बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगी। मगर ऐसा क्यों? मेरे पैर रखते ही बिल्ली क्यों रोने लगी? खैर, इसे नज़रअंदाज करके मैं आगे बढ़ने लगा। अभी मैं 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई जो कि दौड़ते हुए मेरी तरफ ही आ रहा था। देखने से तो वो आदमी 60 साल के ऊपर का लग रहा था। उस आदमी को देखकर मैं समझ गया कि ये इस डाक बंगले का ही चौकीदार होगा, और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब उस आदमी ने मेरे पास आकर कहा, आ गए साहब आप, मैं मुरारी, इस डाक बंगले का चौकीदार। जिस पर मैंने कहा, काका आपको पता था कि मैं आने वाला हूँ? इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ, मुझे कल ही पता चल गया था। और इतना बोलकर उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। हर डाक बंगले की तरह ही ये डाक बंगला भी सेम था, काफ़ी बड़ा सा बाउंड्री जिसके अंदर लाल रंग के बने 2 कमरों वाला घर और एक बड़ा सा बारमदा। खैर, काफ़ी गर्मी थी उस दिन, मैं पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। तो सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से नहाया, जिसके बाद मुरारी काका ने खाना लगा दिया। खाना पीना हो जाने के बाद मुरारी काका ने कहा, साहब मैं यहीं डाक बंगले के पीछे रहता हूँ,
रात को अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आवाज़ दे दीजिएगा, मैं फट से आ जाऊंगा। और इतना बोलकर मुरारी काका चले गए। मैंने भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। थक तो मैं काफ़ी गया था, क्योंकि बस में 12 घंटे का सफ़र तय करना कोई मामूली बात नहीं थी। तो नींद भी मुझे बहुत जल्दी ही आ गई। फिर जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैं पसीने से भीग चुका था। हवा भी चलनी बंद हो गई थी, मानो चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा फैल गया हो। मैं दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। अभी मेरी पलकें भारी हो ही रही थी कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, मगर इस बार आवाज़ किसी बिल्ली की नहीं बल्कि किसी इंसान की थी। ध्यान से सुनने पर पता चल रहा था कि ये आवाज़ मेरे ही कमरे के बाहर से आ रही है। पहले तो मुझे लगा कि मुरारी काका के घर का कोई रो रहा होगा, मगर फिर मुझे याद आया कि मुरारी काका तो यहाँ अकेले रहते हैं। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया और एकटक दरवाजे की ओर देखने लगा, क्योंकि रोने की आवाज़ दरवाजे के बाहर से आ रही थी। किसी तरह से बिस्तर पर से उठा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो ठीक मुझसे कुछ ही दूरी पर एक 10-12 साल की बच्ची रोई जा रही थी। उस बच्ची को देखकर मैं एकदम से सहम गया कि आखिर ये बच्ची आई कहाँ से। मैं चलकर उस बच्ची के पास गया और बोला, अरे बेटा, आप कौन हो और क्यों रो रही हो आप? पहले तो उस बच्ची ने कुछ नहीं कहा, मगर मेरे 2-3 बार पूछने के बाद उसने उस ओर इशारा किया जिधर सिर्फ अंधेरा और घने लंबे पेड़ थे। वो बच्ची और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए उस अंधेरे की ओर बढ़ने लगी। मुझसे भी अब रहा नहीं गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर मैंने देखा कि बड़े बड़े पेड़ों के बीच एक कुआं है, और जैसे ही मैंने अपनी निगाहें ऊपर घुमाई तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से हिल गया। दरअसल पेड़ पर एक आदमी फांसी लगाकर लटक रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी और ये बच्ची हैं कौन। अब मैं काफ़ी डरने लगा था और डर के मारे मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा था। उस वक्त मेरे शरीर में खून की जगह पानी दौड़ रहा था कि तभी वो बच्ची कुएं के ऊपर खड़ी हो गई और इशारा करके बार बार उस लटकते हुए आदमी को दिखाने लगी और कुएं में कूद गई। उस बच्ची को इस तरह से कुएं में कूदता देख मैं भागकर उस कुएं के पास आया तो उस बच्ची के रोने की आवाज़ कुएं के अंदर से भी आ रही थी। ये सब देखकर पता नहीं मुझे क्या हो गया, जो मैं कुएं में कूदने के लिए भी तैयार हो गया। अभी मैं कुएं में कूदने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से मुझे पकड़कर खींच लिया। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मुरारी काका थे, जो मुझे पकड़कर बार बार यही कहे जा रहे थे, क्या कर रहे हैं साहब आप, चलिए यहाँ से। मैंने जब दोबारा पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था और उस बच्ची के रोने की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। मगर ये कैसे हो सकता था? मुरारी काका मुझे पकड़कर कमरे के भीतर ले आए। मैंने पूरी बात मुरारी काका को बताई, जिस पर उन्होंने कहा, आज से 2 साल पहले एक आदमी और उसकी 10-12 साल की बच्ची इस डाक बंगले में रहने आए थे, मगर ना जाने उस आदमी के मन में क्या चल रहा था, जिस कारण उसने आधी रात को उसी पेड़ पर फांसी लगाकर मर गया। फिर जब उसकी बच्ची ने अपने पापा को पेड़ से फांसी लटका हुआ देखा तो वो काफ़ी डर गई और डर के कारण कुएं में कूद गई। तब से उन दोनों की आत्मा हर रात इसी जगह पर भटकती रहती है। उस रात मैं सोया नहीं,
मुरारी काका से बात करते करते सुबह हो गई, जिसके बाद मैंने वो डाक बंगला छोड़ दिया। उस रात को मेरी जान बच गई, मगर आज भी उस डाक बंगले की बात सोचकर मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।